हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग जो कि x और y का मान निकालने के लिए सारे के सारे मेथड को देख लिए थे। अब हम लोग इसी पर बेस्ड इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में आती है ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, k का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल ना हो। समझने की प्रयास कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर में आते हैं। यहां पर आपसे ये नहीं बोला गया है कि x और y का मान निकालिए, आपसे ये बोला गया है कि k का मान निकालिए। कब? जब उसका हल कैसी होनी चाहिए, कोई हल नहीं। समझने की प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर x और y का मान निकालने के लिए बोला नहीं जा रहा है, k का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। कब? जब उस समीकरण का कोई हल ना हो। तो हमने बताया था 3 प्रकार के हल, जो कि पहला था यूनिक हल यानी अद्वितीय होने का, दूसरा क्या था अपरिमित रूप से अनेक हल होने का, और तीसरा था कोई हल ना। पहला यूनिक हल यानी अद्वितीय हल, ठीक है, और दूसरा था अपरिमित रूप से अनेक हल, और तीसरा क्या था, कोई हल ना। तो हम लोग वहां पर उस केस के मदद से क्या करनी है, वो तीनों केस के मदद से क्या करनी है, दिए गए अननोन का वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रही बात? दिए गए अननोन का वैल्यू निकालनी है, वही तीनों केस की मदद से निकालनी है। अब वो तीनों केस में कौन सा केस दिया हुआ है, उस केस को फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, अननोन मतलब यहाँ पर अज्ञात राशि को दर्शा रहा है। जैसा कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो कि k है, k यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को दर्शा रहा है, एक अज्ञात राशि को दर्शा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू। आपसे ये पूछा जाएगा कि k का वैल्यू निकालिए जब ये केस दिया हो, तो आपको ये करना है कि केस को फॉलो करते हुए उस अननोन के वैल्यू निकालनी है। जब तक केस नहीं दिया रहेगा, जब तक कंडीशन नहीं दिया रहेगा, तब तक हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ हमने लिखा है, देखिए तो यहां पर देखिएगा, गौर से देखिएगा कि दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया है कि दोनों इक्वेशन से x का कोफिशिएंट को लिखा मैंने, y का कोफिशिएंट को लिखा और कांस्टेंट टर्म को लिखा। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत है। जब हमने पढ़ा था कि a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, तो ये सारे क्या थे, x का कोफिशिएंट था, y का कोफिशिएंट था। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कि x का कोफिशिएंट जो कि a1 इज इक्वल टू कितना है, 3 है, b1 इज इक्वल टू -1 है, और c1 इज इक्वल टू -5 है। इसी तरह a2 इज इक्वल टू 6 है, b2 इज इक्वल टू -3 है, और c2 इज इक्वल टू -k है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, उस चीज को देखना है। कंडीशन दिया हुआ है कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल ना हो। इस चीज को पकड़नी है, कोई हल ना हो, अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल हो उस टाइम नहीं बोलिए, बोलना पड़ेगा, उसमें क्वेश्चन पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, कि यहाँ पर पकड़नी आपको कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है, कोई हल ना हो, यूनिक हल हो, और अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो आपको पकड़ना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, कोई हल ना हो। ठीक है, तो कोई हल ना होने के लिए क्या होता था, समांतर, नहीं, दोनों रेखाएं कैसी होती थी, समांतर। यानी यदि लिखा जाए कि प्रश्नानुसार, ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार कोई हल ना हो, निम्न समीकरण का कोई हल ना हो। ठीक है,
तो कोई हल ना होने के लिए कंडीशन क्या था, कोई हल ना हो, इसके लिए हम लोग क्या लिखे थे कि a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट की काम आई है, कोफिशिएंट की जरूरत थी, तो जब इसका जरूरत है तो हम लोग को कोफिशिएंट को लिखना है, और इसी के मदद से हम लोग को क्या करनी है, अननाउन की यानी अज्ञात राशि की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर पुट कीजिए, सारे के सारे वैल्यू को पुट कीजिए। a1 कितनी है, 3 है, a2 6 है, इज इक्वल टू b1 -1 है और b2 -3 है, नहीं b2 इज इक्वल टू -3, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। एक मिनट, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -1, c1 इज इक्वल टू -5, a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -2 है यहाँ पर। ठीक है, b2 इज इक्वल टू कितनी है, -2, और इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर निकालनी है हमको, देख लीजिए अलग अलग निकालिए, अलग अलग निकालिए, ये तो रूल हुआ। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है कि a1 डिवाइडेड बाई a2 कितनी है, a1 डिवाइडेड बाई a2 कितनी हुई, 3 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पर कट कर कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। b1 डिवाइडेड बाय b2 कितना है, b1 डिवाइडेड बाय b2 -1 डिवाइडेड बाय -2, जो कि ये और ये कट कर 1/2 हुआ, और c1 डिवाइडेड बाय c2 कितना है, c1 डिवाइडेड बाय c2 इज इक्वल टू होगा -5 और -k, ये और ये कट जाएगा। अब कंडीशन क्या है सो समझिए, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। तो देखिएगा यहाँ पर यदि पुट कीजिएगा कि a1 डिवाइडेड बाय a2 और b1 डिवाइडेड बाय b2, जो कि ये दोनों टर्म कैसे है, इक्वल है, तो ये वाला अनइक्वल है, ये वाला टर्म अनइक्वल है ये दोनों से, तो या तो ये इससे लीजिए या तो ये इससे लीजिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो दोनों टर्म में से, ये दोनों टर्म में से इसके साथ कोई भी एक लेना है, और वहां से कैसा, किसका वैल्यू निकलेगा, अननाउन की। ठीक है, तो हम यहां पर ले रहे हैं अब ले लेते हैं कोई भी एक टर्म, जैसे मैंने लिया a1 डिवाइडेड बाई a2 और नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। आप इसके साथ भी ले सकते हैं, ठीक है, या तो इसके साथ लीजिए, दोनों से सेम वैल्यू निकलेगा, तो c1 डिवाइडेड बाई c2, तो यहां से क्या निकलेगा, देखिए a1 डिवाइडेड बाई a2 कितनी है, 1/2, और नॉट इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 कितनी है, 5 डिवाइडेड बाई k। अब यहां से तिर्यक गुना कीजिए, तिर्यक गुना कीजिएगा तो k नॉट इज इक्वल टू होगा 10, k नॉट इज इक्वल टू 10 होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि k इज इक्वल टू 10 नहीं, k नॉट इज इक्वल टू 10, k इज नॉट इज इक्वल टू 10। ठीक है, यानी k इज इक्वल टू 10 को छोड़कर सारे के सारे रियल नंबर के लिए यहाँ पर हल मिलेगा, लेकिन जैसे k इज इक्वल टू 10 पुट कीजिएगा कोई हल नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आ रहेगा। तो कैसे निकालें इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, हमने शॉर्ट में लिखा है, वहां पर लिखा हुआ था एक इक्वेशन ये वाला दिया हुआ है और ये एक दूसरा इक्वेशन ये वाला दिया हुआ है। ये दोनों इक्वेशन के मदद से जो कंडीशन दिया हुआ है अपरिमित रूप से अनेक हल हो, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो।
पिछले क्वेश्चन में कैसे देखे थे, कोई हल ना हो, और यहाँ पर कैसा है, अपरिमित रूप से अनेक हल यानी संपाती हो। ठीक है, तो ये और बी का मान निकालने हैं आपको, किसकी वैल्यू, ये और बी की। ठीक है, ये और बी यहाँ पर एक कांस्टेंट को दर्शा रहा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बस सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की जैसा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन थोड़ा दूसरा हुआ है। वहां पर था कोई हल ना हो, यहाँ पर है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो देखिए बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे कोफिशिएंट को पहले लिखिए। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू -7 होगा, बल्कि 7 नहीं -7, क्योंकि ये इधर आएगा तब भी हम लोग लिखें, तब भी लिखना है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा। और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, देखिए यहां पर ये इंटू एक्स है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा दूसरा दिया हुआ है, ये इंटू एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई, जो कि माइनस बी एक्स माइनस वाई, और इज इक्वल टू दिया हुआ है 3a प्लस बी -2। यहाँ पर कैसा हम लोग को बनाना है, जो x है ना, देखिए पिछला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर इस समीकरण में देखिए कि x के कोफिशिएंट में कोई भी एक नंबर है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए, x प्लस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई। इसका मतलब ये है कि x के कोफिशिएंट में होनी चाहिए। ठीक है, x के कोफिशिएंट में होनी चाहिए, y के कोफिशिएंट में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैसा दिया हुआ है, x प्लस वाई के कोफिशिएंट में, x माइनस वाई के कोफिशिएंट में दिया हुआ है। और हमको क्या चाहिए, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट। तो इस समीकरण से पॉसिबल है, इस प्रकार जब दिया हो तो ऐसे में हम लोग ये और b का मान निकाल सकते हैं, a1 और b1 यानी कोफिशिएंट को लिख सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा दूसरे ढंग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए लिखते कैसे हैं, ये इंटू एक्स कर देते हैं। ठीक है, ये इंटू एक्स प्लस ये इंटू वाई माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई, और इज इक्वल टू 3a प्लस बी -2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x और x से यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे x को, तो ये माइनस बी बनेगा, इससे और इससे कॉमन लिया तो x और x जो कि कॉमन ले लिया मैंने, और बचा क्या है, ये माइनस बी। ठीक है, अब इससे और इससे कॉमन लेनी है, तो प्लस में है तो प्लस दे दिया मैंने, ये और यहां से प्लस बनेगा जो कि ए प्लस बी इंटू वाई। ठीक है, ऐसा बनाना है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a प्लस बी -2। अब देखिए x का कोफिशिएंट को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, y का कोफिशिएंट आसानी से लिख सकते हैं, नहीं तो यहां से हो जाएगा x का कोफिशिएंट यानी ये 2 इज इक्वल टू ये माइनस बी, b2 इज इक्वल टू ये प्लस बी, और c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, 3a प्लस बी -2। यहाँ पर माइनस में लिखे हुए हैं, ऐसे बनाना है। अब क्या करेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए शर्त को लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया कि ये दोनों की मदद से a1 डिवाइडेड बाई a2 को लिखा है, जो कि a1 इज इक्वल टू 2 है और a2 इज इक्वल टू a माइनस बी है। b1 डिवाइडेड बाई b2 को लिखा है, जो कि b1 इज इक्वल टू 3 है और b2 इज इक्वल टू कितना है, a प्लस बी।
और C1 डिवाइडेड बाय C2, जो कि C1 इज इक्वल टू कितना है -7 और C2 इज इक्वल टू -3a प्लस b -2 का होल। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब यहां से हम लोग क्या बनाएंगे, कोई हल ना हो, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या शर्त है, देखिए, अब अपरिमित रूप से अनेक हल हो, अनेक हल हो, इसके लिए क्या है, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 होता था और इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 के बराबर होता था। इस चीज को याद कीजिए, जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 डिवाइडेड बाई b2 और c1 डिवाइडेड बाई c2 होता था। अब यहाँ पर क्या करना है, पुट कर देना है। देखिए a1 डिवाइडेड बाई a2 कितनी है, 2 डिवाइडेड बाई a माइनस b इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 कितनी है, 3 डिवाइडेड बाई a प्लस b और c1 डिवाइडेड बाई c2 कितनी है, -7 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 3a प्लस b -2। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा नोटिस कीजिए कि तीनों टर्म जो है वो बराबर है। ठीक है, तीनों टर्म जो है वो बराबर है, ये टर्म जो है इसके बराबर है, ये टर्म जो है इसके बराबर है, ये टर्म जो है इसके बराबर है। तो यहां से दो टर्म को लीजिए, या तो इसको और इसको लीजिए, या तो इसको और इसको लीजिए, या तो इसको और इसको लीजिए। ठीक है, दो टर्म को लीजिए, तो दो टर्म को लेंगे और आसानी से हम लोग कैसा ये और बी का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट दो टर्म को लीजिए, फर्स्ट दो टर्म को लेंगे तो क्या होगा, या तिर्यक गुना कीजिए, तो तिर्यक गुना करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2 इंटू ए प्लस बी और इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी, ये बनेगा। आप इसको और इसको भी ले सकते थे, इसको और इसको भी ले सकते थे, सेम वैल्यू आएगा, क्यों, यहां पर इक्वल है। ठीक है, तो हमने दो टर्म को लिया और दोनों क्या है, इक्वल, तो यहां से ये और बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और यहां पर ध्यान दीजिए, ये और बी का मान, ये जो है और बी जो है यहाँ वेरिएबल का काम कर रहा है। ठीक है, वेरिएबल का काम कर रहा है, जो कि हम लोग पढ़े थे बाय विलुप्तीकरण विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो कोई भी एक मेथड से निकाल लीजिए ये और बी का मान। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सो 3a यहां पर रखते हैं और 2a उधर लाइए तो -2a बनेगा। ठीक है, या तो सभी के सभी उधर ले जाइए, 3a देखिए यहां पर इसको लाते हैं 2a, या तो इसको 3a लाइए। ठीक है, ये दोनों टर्म को उधर ले जाइए, तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा सारे के सारे टर्म, तो 3a माइनस 3b, ये दोनों टर्म को मैंने यही पर रखा है, और इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2a और -2b और इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये वाला दोनों को टर्म को उधर ले गया मैंने, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, कैसा इक्वेशन बनेगा देखिएगा, 3a माइनस 2a तो ये बचेगा और 3b माइनस 2b तो 5b हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 0, यहां से थर्ड बनेगा। अब क्या करनी है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को लिया है मैंने, अब क्या करनी है कि ये वाला टर्म ये इसके बराबर ले सकते हैं, या तो ये वाला टर्म इसके बराबर ले सकते हैं, बचे दो टर्म को ले सकते हैं। ठीक है, एक बार ये वाला दोनों टर्म को लिया मैंने तो एक इक्वेशन बना,
अगर ये वाला इसके साथ ले सकते हैं या तो ये वाला इसके साथ ले सकते हैं, तो यहां से भी एक समीकरण बनेगा। ठीक है, पुनः लिख सकते हैं यहां पर, पुनः लीजिए इसके और ये वाला जो है इसके बराबर ले लीजिए या तो ये वाला इसके बराबर ले लीजिए। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय ये प्लस बी इज इक्वल टू, यहां पर माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब यहां पर इसी के जैसा एक इक्वेशन बनाएंगे, तो यहां पर 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9a प्लस 9b और माइनस 6। ठीक है, और यहाँ इक्वल टू में कितना हो जाएगा 7a प्लस 7b। 9a और उधर में पॉजिटिव 7a है, तो इधर आएगा तो कितना बचेगा 2a, 9b और उधर में 7b है, तो प्लस में 2b हो जाएगा और माइनस 7 है, तो उधर जाएगा कितना बनेगा 6। ठीक है, और इसको सेकंड यानी 4 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक समीकरण ये बना और एक समीकरण ये बना, और ये दोनों समीकरणों के मदद से हम लोग को ये और बी का मान निकालना है, तो ये आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज बस इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग MCQ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में आती है। ठीक है।